आज जो टॉपिक पढ़ने वाले इस वीडियो में वो टॉपिक का नाम है लीस्ट स्क्वेयर मेथड। मुंह के अंदर थोड़े छाले आए हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा, इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो इस वीडियो में हम लीस्ट स्क्वेयर मेथड के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक इसमें एक्स वैल्यूज गिवन होंगी और एक टाइप के क्वेश्चन में एक्स वैल्यूज आर नॉट गिवन। तो सबसे पहला टास्क हमारा यही होता है कि पहचानेंगे कैसे एक्स वैल्यू गिवन है कि एक्स वैल्यू गिवन नहीं है। ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज गिवन है और एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में ईयर्स वगैरह दिए है, ईयर्स कैसे दिए होंगे, कुछ भी दे सकते हैं, 1984, 1998, 1999, 2000, सो ऑन। किसी भी ईयर से वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 1984, 1985, 1986 एंड सो ऑन। अगर ऐसा कुछ दिया है तो समझ जाना ये जो ईयर्स है ये एक्स की वैल्यूज नहीं है। तो ऐसे वक्त पे हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईयर्स की जगह क्या दे सकते हैं, मंथ भी दे सकते हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो समझ जाना एक्स वैल्यूज आर नॉट गिवन। तो फिर हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे कैलकुलेट होती है वो क्वेश्चन के वक्त मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए एक्स की वैल्यू गिवन है कि नहीं है। अगर ईयर्स मंथ वगैरह दिए है तो समझ जाना एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। और वाई की वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। कैसे पहचानेंगे, सेल्स, ठीक है, डिमांड, ऐसा लिखा रहेगा, समझ जाना वो वाई की वैल्यू है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आसान होते हैं क्वेश्चन। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन establishes a fact that there is a relationship between sale of washing machine and population of the city। ये उतना कुछ काम का नहीं है। द मार्केट रिसर्च कैरिड आउट रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो एक रो में पॉपुलेशन दिया है मिलियन में और एक रो में नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन डिमांडेड, यानी वॉशिंग मशीन की कितनी डिमांड है। तो जैसे 5 मिलियन पॉपुलेशन के लिए कितना डिमांड है, 28। 7 मिलियन के लिए 40, ठीक है। 15 मिलियन के लिए 65, 22 80, 27 के लिए 96, 36 मिलियन के लिए 130। तो इस प्रकार से हमें गिवन डेटा दिया है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी, एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। तो सबसे पहले देखना एक्स की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। तो एक्स वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है, क्योंकि ये जो वैल्यूज दिए ये कोई ईयर्स या फिर मंथ वगैरह नहीं है। तो समझ जाना ये जो वैल्यूज दी है ये हमारी एक्स की वैल्यूज है।
और ज़्यादातर एक्स की वैल्यू रैंडम होती है। देखो 5, 7, 15, 22 कुछ भी रैंडम वैल्यूज होंगी। और हमेशा पहले रो में एक्स की वैल्यूज ही होती है। ये कॉलम में भी दे सकते हैं, पॉपुलेशन वाला फर्स्ट कॉलम और नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन डिमांडेड सेकंड कॉलम। कभी कभी रो में दिए रहते हैं, कभी कभी कॉलम में। तो फर्स्ट रो हमेशा एक्स का ही होता है और सेकंड रो वाई का। मैंने अभी बताया था वाई की वैल्यू क्या होती है, सेल्स या डिमांड। ये देखो ना, नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन डिमांडेड, यानी ये डिमांड दी है, तो मतलब ये वाई की वैल्यूज हो गई। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो सेकंड रो में वैल्यूज होती है वो वाई की होती है और फर्स्ट रो में वैल्यूज एक्स की हो सकती है, क्योंकि हमेशा एक्स वैल्यूज गिवन नहीं होते, वाई की वैल्यूज हमेशा गिवन रहेंगी। एक्स की वैल्यू कभी दी रहती, कभी नहीं दी रहती। तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी है। अब एक और क्वेश्चन बताता, ये वाला क्वेश्चन। अभी इसमें देखो ईयर दी है 1980, 1981, 1982, 1983, 1984। तो मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में ईयर गिवन है, अगर क्वेश्चन में ईयर्स वगैरह गिवन है तो समझ जाना एक्स वैल्यू आर नॉट गिवन। ये कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये हमें सिर्फ ईयर्स दी है, मतलब इसको एक्स की वैल्यू नहीं लेना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और सेकंड रो में हमें पता है कौन सी वैल्यूज रहती, वाई की, और लिखा भी है सेल्स। तो फर्स्ट रो में या तो एक्स की वैल्यू होंगी या नहीं होंगी, और सेकंड रो में हमेशा वाई की वैल्यू आपको गिवन रहेंगी क्वेश्चन में। तो ये जो वैल्यूज दी है 5, ये वाई की वैल्यूज है। तो इस क्वेश्चन में एक्स वैल्यूज आर नॉट गिवन, तो हमें एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे क्वेश्चन में समझेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें दी है क्या, एक्स की वैल्यू नहीं दी है। देखो ईयर्स दी है, ईयर दी है मतलब समझ जाना एक्स वैल्यूज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और सेकंड कॉलम यानी वाई की वैल्यूज, और सेल्स लिखा भी है। तो समझ जाना सेकंड कॉलम या सेकंड रो वो वैल्यूज होती है वाई की। तो इसमें भी एक्स वैल्यू गिवन नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसमें देखो ईयर नहीं बोला है, मंथ बोला है, ठीक है। मंथ की जगह आपको ये भी दे सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो भी समझ जाना वो कोई एक्स वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यूज थोड़ी है, ठीक है। ईयर कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसमें भी ये जो मंथ दी है ये कोई एक्स की वैल्यूज नहीं है, और सेल्स मतलब वाई की वैल्यू दी है। तो इस क्वेश्चन में भी एक्स वैल्यूज आर नॉट गिवन, तो हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले तो यही समझना है आपको एक्स की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। तो मैंने जो 3 क्वेश्चन अभी दिखाया, तो 3 क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू नहीं दी है, और ये जो पहला क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसमें एक्स की वैल्यू गिवन है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और y की वैल्यू हमेशा गिवन रहेंगी। तो चलो, तो ये x की वैल्यूज दी है, तो देखो टेबल बनाना पड़ता आपको। पॉपुलेशन किस में है, मिलियन में। तो ये सारी x की वैल्यू, इसलिए इसको x बोला है, तो सारी वैल्यू लिख लेना 36 तक। फिर ये y की वैल्यू, तो ये भी लिख लेना। फिर देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फिट अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखो मैंने क्या बताया था, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हम, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है। तो कैसे समझेंगे, देखो कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आ भी सकता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड,
लेकिन यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिखा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, तो समझ जाना किस टाइप का क्वेश्चन है, लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है। क्या क्या लिख के आ सकता है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या कभी कभी सिर्फ रिग्रेशन भी बोलेंगे। तो समझ जाना ये लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोला ही है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन यानी लीस्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ये। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ बोला है क्या, द सेल्स फॉर द प्रोडक्ट इज गिवन, एस्टिमेट द डिमांड, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो भी आपको समझना पड़ेगा। ईयर दिया है, सेल्स दिया है, तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, बट ये क्वेश्चन को हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख भी समझ सकते हो, फॉर्मेट तो पता है, ईयर्स दे सकते हैं और सेल्स देंगे, ठीक है, सेल्स की जगह डिमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ईयर्स नहीं बोला है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज दिए, तो क्वेश्चन देख के भी आप समझ सकते हो। ज़्यादातर ये लिखा होता है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या रिग्रेशन, तो इसमें तो बोला नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा ही है लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो टेंशन नहीं। इसमें क्या बोला है, ये देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी बोला था मैंने, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लीस्ट ये भी बोल सकते हैं क्या, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, या कभी कभी रिग्रेशन भी बोलेंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, बोलना चाहिए था इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। फिर भी आज समझ जाना कि इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो मेथड का नाम है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में कभी कभी इसी प्रकार का डेटा दिया रहता है, बट वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है, ये आप कैसे पहचानेंगे, तो उसमें आपको अल्फा की वैल्यू दी रहती है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड वाला क्वेश्चन। अगर अल्फा दिया है तो समझ जाना एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें तो अल्फा वगैरह दिया नहीं है, अल्फा दिया है तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, अब इसमें अल्फा वगैरह दिया नहीं है, तो समझ जाना ये अपना लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी बातें इंपॉर्टेंट है वो लिख लिया करो। तो पहले क्या निकालना है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, टू फाइंड में लिख लिया। और नेक्स्ट एस्टिमेट द डिमांड फॉर वॉशिंग मशीन फॉर अ सिटी विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 45 मिलियन, मतलब हमें डिमांड निकालना है, किसकी डिमांड, वॉशिंग मशीन की डिमांड, किस सिटी के लिए, जिस सिटी की पॉपुलेशन है 45 मिलियन। जैसे 5 मिलियन के लिए वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी है 28, 7 मिलियन पॉपुलेशन के लिए वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी है 40, इसी तरह 45 मिलियन के लिए वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी होंगी ये हमें निकालना है। 36 मिलियन की डिमांड कितनी है 130, 36 मिलियन पॉपुलेशन के लिए कितनी डिमांड है वॉशिंग मशीन की 130, और अभी हमें निकालना पड़ेगा 45 मिलियन पॉपुलेशन के लिए
नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी होंगी, तो ये सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आसान रहते क्वेश्चन। तो ये लिख लिया एक्स और वाई, फिर क्या करना, एक कॉलम बनाना एक्स स्क्वेयर का और एक कॉलम बनाना एक्स इंटू वाई का। तो एक्स स्क्वेयर मतलब ये हमारे एक्स की वैल्यूज है, इनका स्क्वेयर, तो 5 का स्क्वेयर 25, समझ में आ जाएगा ना, 5 का स्क्वेयर। ठीक है, 7 का स्क्वेयर 49। ठीक है, 15 का स्क्वेयर 225, 22 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा। फिर x इंटू वाई करना है, तो x यानी 5, y यानी 28, तो 5 इंटू 28 ये आएगा, 7 इंटू 40 ये आएगा। बस सिंपल कैलकुलेशन। फिर इनका एडिशन करना, सम करना, तो क्या लिखना, समेशन, किसका सम किया, x का, तो समेशन ऑफ x 112। फिर इसका सम करना, समेशन ऑफ y, इसका सम करना समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका सम करना समेशन ऑफ एक्स वाई। फिर अगर समेशन ऑफ एक्स जीरो नहीं आया, समेशन ऑफ एक्स जीरो नहीं आया, तो इनडायरेक्ट मेथड आपको यूज करना है। अब समेशन ऑफ एक्स जीरो है क्या, नहीं है, तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो इसमें ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, एक है ए का फॉर्मूला, एक है बी का फॉर्मूला। तो ए का फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट समेशन एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। बी का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। अब गिवन में मैंने n इक्वल टू 6 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैल्यूज गिन लेना कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू 6 है, इसलिए n इक्वल टू 6। अगर 7 रहती तो n इक्वल टू 7। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज है। समेशन y कितना है 439 लिखा इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2808 माइनस समेशन ऑफ एक्स 112 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई 10427 डिवाइड बाय कैपिटल एन 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो समेशन एक्स 112 और उसका स्क्वायर है, यहाँ पे गलती मत करना, समेशन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों अलग है। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2808 और समेशन एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर, तो समेशन एक्स कितना है 112 और फिर उसका स्क्वायर, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो इसको कैलसी में डालना, आंसर आएगा 15.0762। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख सकते हो। अब मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद
पहला ही डिजिट 0 आ गया था, इसलिए 4 लिखा। अगर पॉइंट के बाद 0 नहीं आया तो 3 डिजिट लिख लेना। फिर से बी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। एन की वैल्यू 6 है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू माइनस समेशन एक्स की वैल्यू समेशन वाई की वैल्यू अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू समेशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू माइनस समेशन एक्स और उसका स्क्वेयर 3.111। ए और बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। फिर सबसे पहले हमें निकालना क्या है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है। इसीलिए हमने कौन सी वैल्यू निकाली, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू। और ए और बी की वैल्यू के लिए हमने ये टेबल बना, क्योंकि बिना टेबल के ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया है ए और बी हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि इस लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। बाकी एज इट इज रखना, वाई और एक्स को एज इट इज रखना। तो वाई एज इट इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखी जो हमने कैलकुलेट की, प्लस बी की वैल्यू लिखी जो हमने कैलकुलेट की, और एक्स एज इट इज। ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। फिर सेकंड क्या बोला था, डिमांड निकालना है। किसके लिए डिमांड, किसकी निकालना है, वॉशिंग मशीन की डिमांड। पॉपुलेशन कितनी होंगी, 45 मिलियन। तो देखो ये जो पॉपुलेशन की वैल्यू है ये किसकी वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है। तो ये भी पॉपुलेशन की ये जो वैल्यू दी है 45 मिलियन, ये भी किसकी वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी। मतलब यहाँ पे 45 मिलियन ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस 45 मिलियन के लिए नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन डिमांड कितनी होंगी ये हमें निकालना है। क्योंकि यहाँ तक तो पता है हमें 5 मिलियन पॉपुलेशन के लिए इतनी डिमांड है, इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है। 45 मिलियन पॉपुलेशन के लिए वॉशिंग मशीन की कितनी डिमांड होंगी ये हमको पूछा है। तो हमें पता है ये सारी एक्स की वैल्यूज है, तो ये 45 जो मिलियन है वो भी किसकी वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी। तो हमेशा जब भी आप ऐसा पूछेंगे आपको और कोई वैल्यू दी रहेंगी तो वो बस ईयर वगैरह ईयर वाला क्वेश्चन रहा तो वो तो हमारे एक्स की वैल्यू नहीं होती है, ये तो आपको पता है। जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड पूछा है ना, वैसे इस क्वेश्चन में भी डिमांड पूछी है। बट हमें पता है ये जो ईयर दिया है ये एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। बट हमें पता है ये हमारे एक्स की वैल्यूज है मिलियन वाली, तो ये भी 45 मिलियन किसकी वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, 45 मिलियन के लिए डिमांड निकालेंगे वॉशिंग मशीन की। तो कैसे निकलती है डिमांड, तो ये जो हमने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन निकाला है इसकी मदद से हमें डिमांड निकालनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, y 45 क्यों लिखा, क्योंकि कितनी पॉपुलेशन के लिए हम डिमांड निकाल रहे हैं, 45 मिलियन के लिए, इसलिए 45 लिखा। इक्वल टू वैल्यू एज इट इज प्लस वैल्यू एज इट इज, और x की जगह जो हमारे x की वैल्यू है कितनी, 45, तो x इज रिप्लेस बाय 45। जो भी आंसर आएगा वो हमारी क्या होंगी, डिमांड। किसकी डिमांड, वॉशिंग मशीन की डिमांड
कितनी पॉपुलेशन के लिए? 45 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है एक्स वैल्यूज क्वेश्चन में दी है कि नहीं दी है। वाई की वैल्यूज तो हमेशा दी रहेंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा भी नहीं होता लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, फिर भी आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड अगर कैलकुलेट करनी है तो डिमांड के लिए आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए ही। तो नहीं भी पूछा तो भी सबसे पहले आपको यही कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके आप डिमांड निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स फॉर द प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। तो हमें प्रोडक्ट के सेल्स यहाँ पे दिए है। एस्टिमेट यानी कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? डिमांड फॉर द ईयर 1985। 1985 ईयर में कितनी डिमांड होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है, डिमांड फॉर द ईयर 1985। और क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर्स ऑल्सो। मतलब हर साल के लिए हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है। ये जो 5 ईयर दिए है ना, 1980, 1981, 1982, 83, 84, 5 सालों के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालना है। मतलब इस साल के लिए भी ट्रेंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। हर साल के लिए हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? देख लेना एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि नहीं दी है। तो हमें पता है क्वेश्चन में तो ईयर्स दिए है, ईयर्स दिए है मतलब एक्स वैल्यूज आर नॉट गिवन। तो एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो, ध्यान से देखो, अभी ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया आपको एक्स की वैल्यू गिवन है कि नहीं है, वो समझ में आ गया, वो पहचानते भी आ गया आपको। अब एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, तो टेबल थोड़ा चेंज होगा इस बार। ईयर लिख लेना, सेल्स लिख लेना। 1980 के लिए सेल्स 50 है, 6, बड़े 50 नहीं है, वो बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 0 लिखा है। 3 0 मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। मतलब ये थाउजेंड्स में दी है ये सेल्स, मतलब वो 50 नहीं है, 50 इंटू 1000, 50,000 सेल है। ये 65 नहीं है, 65 इंटू 1000, 65,000 सेल्स है। बट ये वैल्यूज बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 50 लिखा और यहाँ पे 3 0 लगा दिए। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता, डैश देंगे, कभी कभी डायरेक्ट बोल सकते 1000, कभी कभी 0 ही लिखेंगे। तो 0 0 है मतलब समझ जाना आगे 1 है। 2 0 है मतलब वो बात कर रहे 100 की। 1 0 है मतलब वो बात कर रहे 10 की। तो समझ जाना ये, ठीक है। तो इसको हर वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना, जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा ना, उस वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज दिए इनको ऐसे ही रखना ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो।
तो चलो अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो थोड़ा समझ लो। सबसे पहले तो देखना n की वैल्यू कितनी है। तो n तो पता है आपको, कैसे निकालते, वैल्यूज गिनना, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स दी है, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 5। अगर n हमारा ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड आई, ऑड वैल्यू तो समझती है ना आपको, जैसे 3 5 7 9 11, ऐसी वैल्यूज आई तो ऑड वैल्यू। इवन वैल्यू 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इवन वैल्यूज और ये ऑड वैल्यू। तो 5 कैसी है हमारी ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू रही तो क्या करना, जो मिडल वैल्यू है ना उसको देखना। तो देखो इनमें मिडल वैल्यू कौन सी है, बीच की, इसके ऊपर भी दो वैल्यूज है, इसके नीचे भी दो वैल्यूज है, तो ये मिडल वैल्यू होंगी। इतना तो आपको समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और नहीं भी पता तो ऐसे तो पता चल जाएगा, नहीं भी पता कौन सी मिडल वैल्यू है तो n/2 कर लेना, 5/2 2.5, इसको राउंड अप कर लेना 3 में, यानी नेक्स्ट वैल्यू लिख लेना। यानी मिडल वैल्यू कौन सी होंगी, तीसरी वैल्यू। तो तीसरी वैल्यू देखना 1 2 3, तो ये हमारी तीसरी वैल्यू है मिडल वैल्यू, बराबर है। तो क्या करना है, मिडल वैल्यू मिलने के बाद डेविएशन लिखना, और ये x, यानी इस कॉलम में हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। तो क्या करना, मिडल वैल्यू को लिखना 0 हमेशा, जो भी बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मिडल वैल्यू को लिखना 0, फिर 0 के बाद नीचे 1, 1 के बाद 2, एक से इंक्रीज करते जाना। मिडल वैल्यू को 0, फिर 1, फिर 2, और एक रहती वैल्यू तो 3, और एक रहती तो 4, फिर 0 के ऊपर यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखते गए, +1 +2, ऊपर निगेटिव में वैल्यू लिखना, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे किया, सबसे पहले देखना n हमारा ऑड है कि इवन है। ऑड रहा तो क्या करना है, जो मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू कैसे निकालते वो तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, नहीं समझ में आता तो n/2 करना, 2.5 आया तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होंगी, 2.5 के बाद 3। अगर मान लो n/2 आपका आया 4.5, तो 4.5 के बाद 6.5 आया तो 7, मतलब तीसरी वैल्यू होंगी मिडल वैल्यू, पांचवी होंगी मिडल वैल्यू, सातवीं होंगी मिडल वैल्यू। तो यहाँ पे 3 आया तो तीसरी वैल्यू होंगी मिडल वैल्यू, पहली दूसरी तीसरी, तो इसको लेना 0, फिर नीचे एक से वैल्यू बढ़ाते जाना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, और नीचे में पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ पे निगेटिव में लिखना। यहाँ पे +1 +2 लिखा तो ऊपर -1 -2, तो इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये कौन सा केस है, ऑड वाला। इवन वाला भी बताऊंगा, ऑड में इस प्रकार से आपको करना है। अभी जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई
तो जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम ये प्रॉब्लम भी रहेगा। इसमें एक्स वैल्यू डायरेक्ट थी, इस बार हमने निकाला, फिर एक कॉलम आएगा एक्स स्क्वायर का और दूसरा कॉलम आएगा एक्स इंटू वाई का। देखो जैसे हमें एक्स का कॉलम मिल गया एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, ये एक और कॉलम क्यों ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ट्रेंड वैल्यूज। इस क्वेश्चन में भी ट्रेंड वैल्यू पूछते तो एक और कॉलम यहाँ पे आ जाता, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज पूछी है तो उसका एक कॉलम लिख लेना। अगर ट्रेंड वैल्यू नहीं पूछते तो ये वाला कॉलम नहीं आता। ठीक है, तो बाकी अभी क्वेश्चन सेम ही है। अभी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है -2 उसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे गलती मत करना, ऐसा अगर किया तो ये गलत हो जाएगा। कैल्सी में ऐसा डालोगे तो आंसर दिखाएगा -4, बट आपको -2 फिर ब्रैकेट उसका स्क्वायर ऐसे करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। जो भी वैल्यू रहेंगे उसको ब्रैकेट में लिखना है फिर उसका स्क्वायर करना है, ये गलत है। -1 ब्रैकेट का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 50, -2 इंटू 50 -100, -1 इंटू 65, 0 इंटू 75, 1 इंटू 52, 2 इंटू 72, 144। ठीक है, ये आपको लास्ट में निकालना है। ठीक है, फिर हम क्या करते, y की वैल्यूज का सम करते तो समेशन y, x की वैल्यू का सम करेंगे तो समेशन x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू का समेशन करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू का समेशन करेंगे तो समेशन एक्स वाई। फिर यहाँ पे देखो पिछला क्वेश्चन, उसमें समेशन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 था, समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं थी, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया था। बट इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी 0, समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई 0, इसीलिए हम डायरेक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो दो मेथड आपको ध्यान में रखना है, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आया तो डायरेक्शन मेथड, समेशन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्शन मेथड में क्या करना पड़ता है, ए और बी का ये फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला समेशन वाई अपॉन कैपिटल एन, बी का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन वाई कितना है 314, कैपिटल एन 5, ए की वैल्यू, बी समेशन एक्स वाई कितना है 31, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 10, ये बी की वैल्यू। हमें ए और बी चाहिए रहता है, तो जैसे ए और बी मिला क्या निकालते हम, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। पूछा नहीं है बट हमें पता है इसको अगर सॉल्व करना है डिमांड को तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए ही। ट्रेंड वैल्यू भी निकालना है तो उसके लिए
लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ही निकालना। तो हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक्स। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे, y और x एज इट इज लिखेंगे। तो y इक्वल टू a की वैल्यू 62.8 प्लस b की वैल्यू 3.1 x एज इट इज। ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। फिर हम पहला आंसर निकालेंगे, डिमांड फॉर द ईयर 1985। अब हमें पता है पिछले क्वेश्चन में ये वैल्यू हमारे x की थी, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे x की थी, इसीलिए 45 को x लिया। बट इस क्वेश्चन में ये जो ईयर्स की वैल्यू है ये x की वैल्यू है क्या, नहीं है, इसीलिए ये 1985 x की वैल्यू नहीं होंगी। तो x की वैल्यू क्या होंगी, तो देखो कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। 1982 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू। 1983 की वैल्यू, x की वैल्यू 1। 1984 x की वैल्यू 2। अब मुझे बताओ 1984 इसके बाद क्या आएगा, 1985। तो 1985 के लिए कितनी रहेंगी वैल्यू, 3, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू निकालना है। 1985, 84 के बाद क्या आता है, 85। तो और 2 के बाद क्या आता है, 1 से बढ़ाना है तो 3। मतलब 1985 के लिए x की वैल्यू क्या रहेंगी, 3। अगर आपको बोला कि 1987 के लिए बताओ x की वैल्यू, अगर आपको पूछा डिमांड फॉर द ईयर 1987, तो हमें पता है 85 के लिए 3, 86 के लिए होंगी 4 और 87 के लिए होंगी 5। तो ये होंगे x की वैल्यू 87 के लिए। तो समझ में आ गया है x की वैल्यू कैसे निकालना है, सिंपल है। 84 तक हमें पता थी x की वैल्यू 2, और हमें पता है वैल्यू एक एक से इंक्रीज होती है। तो 85 3 आएगा, 86 4 आएंगी, 87 5 आएंगी। तो इस प्रकार से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, सिंपल है। तो अब हमें पता है 1985 के लिए x की वैल्यू 3 है। तो हम क्या करते हैं, इस लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे। y लिखा, किस ईयर के लिए डिमांड निकाल रहे हैं, 1985, इसीलिए यहाँ पे 1985 लिखा नीचे, इक्वल टू 62.8 प्लस 3.1 इंटू एक्स कितना है, 3, इसीलिए 3। पिछले क्वेश्चन में एक्स कितना था हमारा, 45, इसीलिए एक्स की जगह 45 लिखे थे। पुट इन कैल्सी, कैल्सी में पुट करोगे तो आंसर आएगा 72.1। बट मैंने बताया था इन्होंने सेल्स थाउजेंड्स में दी है, तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेना। तो 72,100 रुपीज़, क्योंकि ये सेल्स किस में है, रुपीज़ में है, तो यूनिट लिख लेना 72,100 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब हमें हर ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालना है। तो ट्रेंड वैल्यू जब भी आपको पूछेंगे तो कैसे निकालना है ट्रेंड वैल्यू, तो इन्होंने तो सभी ईयर के लिए निकालने को बोला है। 1980 के लिए भी ट्रेंड वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, 1981 के लिए भी,
1982 के लिए भी, 1983 के लिए भी और 1984 के लिए भी ट्रेंड वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड वैल्यूज ये हमारा होगा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, लिख लेना। फिर 1980 के लिए ट्रेंड वैल्यू कैसे निकलेंगी, तो देखो 62.8 प्लस 3.1 इंटू 1980 के लिए x की वैल्यू कितनी है, -2, तो x की जगह आएगा -2, आंसर आएगा 56.6। बट आंसर को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 56600। दिस इज द ट्रेंड वैल्यू फॉर 1980। फिर 1981 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, 62.8 प्लस 3.1, एक्स कितना आएगा 1981 के लिए, एक्स कितना है -1, तो -1, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 करना। फिर सेम यहाँ पे x की वैल्यू 1982 के लिए 0, तो x की जगह 0 डालना, ये आंसर आएगा। 1983 के लिए x की वैल्यू 1, 1984 के लिए x की वैल्यू 2। इस प्रकार से आपको ट्रेंड वैल्यू निकालते जाना है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें नया क्या था, इसमें तो एक तो x की वैल्यू गिवन नहीं थी, और इसमें ये नया कॉन्सेप्ट आया ट्रेंड वैल्यू का, आसान है ये। और ये x की वैल्यू कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। The sales for water pumps manufactured by ABC company is given, forecast demand for pumps, यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। तो फोरकास्ट डिमांड फॉर पंप्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब हमें फोरकास्ट करना है डिमांड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर मेथड। मतलब नेक्स्ट 3 ईयर के लिए हमें डिमांड की फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर, यानी फ्यूचर में डिमांड कितनी होंगी, नेक्स्ट 3 ईयर्स में पंप्स की डिमांड कितनी होंगी फ्यूचर में। फोरकास्ट करना यानी प्रेडिक्शन, यानी फ्यूचर का प्रेडिक्शन। तो उसकी फ्यूचर में हमारी डिमांड कितनी होंगी पंप्स की नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। तो नेक्स्ट 3 ईयर कौन से होंगे, 1995 तक की डिमांड तो हमें क्वेश्चन में दी है, ये डिमांड ही है। जैसे 1986 में सेल्स कितना हुआ है 30, यानी 30 डिमांड होंगी, इसीलिए तो सेल्स भी 30 हुआ है, ऐसा समझ लो। 1987 में 33, 88 में एंड सो ऑन, यानी 1995 तक हमें डिमांड दी है। तो नेक्स्ट 3 ईयर कौन से होंगे, 1996 की डिमांड निकालनी है। इन 3 सालों की हमें डिमांड फोरकास्ट करनी है, ठीक है। ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना। फोरकास्ट डिमांड लिखा है कि डिमांड लिखा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट स्क्वेयर मेथड में बस किस ईयर के लिए निकालना है वो देख लेना। क्या बोला है, नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स कौन से होंगे, तो 1995 तक तो दिया ही हमें वैल्यूज, है ना, ये हमारी y की वैल्यूज रहती है ना। तो 1995 तक तो दिया ही है। तो नेक्स्ट 3 ईयर क्या होंगे, 96, 97,
98। तो ये 3 साल के लिए हमें कौन सी वैल्यू निकालना है? वाई की वैल्यू। वाई की तो वैल्यू निकालते हैं ना हम। 1980 के लिए y की वैल्यू 50 थी, 1981 के लिए y की वैल्यू 65। तो हमने 1985 के लिए y की तो वैल्यू निकाली ना। ये जो 1985 के लिए वैल्यू निकाली ये किसकी वैल्यू है? y की तो वैल्यू है। तो हम y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमें इन तीनों सालों के लिए y की वैल्यू निकालना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या देखते हैं हम, x की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। इस क्वेश्चन में दी है क्या नहीं दी है? कैसे पता चला? क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम में ईयर्स दिए। ईयर्स दिए मतलब वो x की वैल्यू नहीं हो सकती। और सेकंड कॉलम की वैल्यू तो हमें पता है, वो वैल्यूज होंगी हमारी y। ये वैल्यूज कितनी है? एक कितने ईयर दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू 10। फिर क्या निकालना है वो लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। फिर टेबल तो हमें पता है, ईयर लिख लेना। वाई इसमें भी देखो ये 1000 में लिखा है, तो जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये डैश है शायद, ये डैश। कभी कभी डैश भी लिखते या कभी कभी 3 0 भी लिख सकते हो। 3 0 के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। डैश होगा नहीं तो फिर वो 1000 ही होगा, है ना। वो 0 की तरफ ध्यान देना। 3 0 है मतलब 1000 है, 2 0 है मतलब 100 है, 1 0 है मतलब 10 है। ठीक है। y की वैल्यूज लिख ली। अब इसमें भी x की वैल्यू दी नहीं है तो निकालना पड़ेगा, तो डेविएशन लिखना x। हाँ, तो क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता? पहले देखना पड़ता x की वैल्यू कैसे निकालते अपन। जो n की वैल्यू है वो ऑड है कि इवन है। इसमें n की वैल्यू क्या है? 10, मतलब n इज इवन। इवन है तो क्या करेंगे? देखो सिंपल n/2 करना। तो n/2 कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 को मत लेना, नेक्स्ट वैल्यू लेना 6, सिक्स्थ वैल्यू। और उस सिक्स्थ वैल्यू को 0.5 लिखना x के कॉलम में। मान लो, समझ लो, मान लो n इक्वल टू आता 12। 12 इज अ इवन नंबर। क्या करते? n/2, 12/2, 6। 6 नहीं, 6 के आगे क्या आता है? 7। 7 को पकड़ना, सेवंथ वैल्यू को क्या लिखना? 0.5 एक्स कॉलम में। समझ में आएगा? जो भी आंसर आएगा एक आगे बढ़ना। जैसे इसमें पॉइंट में आता था तो इसके आगे क्या आएगा? 2.5 के 3, हमेशा आगे जाना। इसमें भी 5 आया तो 5 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7। अगर मान लो 8 आया तो 8 के बाद 9। 4 आया, 4 के बाद 5। और जो भी आएंगी नेक्स्ट वैल्यू उसको लिखना 0.5। कौन से कॉलम में? एक्स कॉलम में। उसको लिखना 0.5 कौन से कॉलम में? एक्स कॉलम में। तो अभी इसमें 6 वाली वैल्यू देखनी है। 5 आ रहा था तो एक बढ़ाना हमेशा। 1 2 3 4 5 छठवीं। तो एक्स कॉलम में क्या लिखने को बोला था मैंने?
0.5 लिख लिया। फिर क्या करना, एक बार 0.5 लिख लिया, फिर एक से इंक्रीज करते जाना नीचे। एक से इंक्रीज मतलब इसमें एक ऐड करना पड़ेगा ना, तो 0.5 में जब +1 करूँगे तो कितना आएगा 1.5। फिर से इसमें भी एक ऐड करूँगे तो 1.5 में 1 ऐड करूँगे तो 2.5। समझ में आ गया, एक से बढ़ाते जाना। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, अगर वैल्यूज रहती तो नीचे 5.5, 6.5, 7.5 एंड सो ऑन। फिर ऊपर क्या करना, ये जो प्लस में वैल्यूज लिखी है ऊपर माइनस में लिख लेना। तो जैसे 0.5 है तो -0.5, 1.5 है तो -1.5, 2.5 है तो -2.5, 3.5 है तो -3.5, 4.5 है तो -4.5। यहाँ से प्लस वैल्यूज और इधर माइनस में। बस 0.5 कहाँ पे लिखना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमेशा 0.5 ही लिखना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चला यहाँ पे 0.5 लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा आंसर आया था 5। 5 के बाद लेना, 5 के बाद क्या आता है 6, तो छठवीं वैल्यू देखी हमने, 1 2 3 4 5 6, और 6 में एक्स वाले कॉलम में 0.5 लिखा। फिर एक से वैल्यूज बढ़ाते गए, 1.5, 2.5, 3.5, 4. जैसे ये पॉजिटिव वैल्यूज है ऊपर यही वैल्यूज लिखना, ओनली साइन चेंज, माइनस 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 माइनस। तो इस प्रकार से अगर n की वैल्यू इवन रही तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब ये भी क्वेश्चन कैसा होगा, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। x की वैल्यू मिल गई, x² का कॉलम, xy का कॉलम। यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू पूछा है क्या, नहीं, तो ट्रेंड वैल्यू को कॉलम नहीं आएगा। अब जैसे इसको सॉल्व किया था सेम इसको भी सॉल्व करना है, तो आप कर लोगे वही, इनका सम, इनका सम, इनका सम और इनका सम। अब हमें पता है समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 आया तो डायरेक्शन मेथड, इसमें भी समेशन ऑफ x 0 था तो डायरेक्शन मेथड, यही a और b का फॉर्मूला यूज करना है। फिर इसके बाद जैसे a और b निकाला, फिर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, यही होता है, हमें a और b की वैल्यू पुट की, ये हमें मिल गया लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। फिर हमें y की वैल्यू निकालना है, एक निकालना है 1996 के लिए, 1997 के लिए, 1998 के लिए। तो हमें पता है y की वैल्यू निकालना है तो ज़रूरत किसकी रहती है, हमें x की। अरे ये y की वैल्यू निकालना है तो हमें x तो पता चाहिए ना, अगर x पता रहेगा तभी तो y निकालेंगे। तो सबसे पहले 1996, तो y 96 ऐसा भी लिख सकते हैं, 43.8 प्लस 3.0424 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी, हमें पता है ये 1996 तो एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये ईयर है, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी, सिंपल कॉन्सेप्ट। 1995 तो कितना है 4.5, तो 96 कितना रहेगा, एक से बढ़ेंगी तो 5.5, 97 6.5, 98 7.5, 99 8.5, 99 के बाद 2000 9.5। समझ में आ गया।
कैसे एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्योंकि 95 तक 4.5 थी और हमें पता है एक्स से वैल्यू इंक्रीज होती है, तो 95 के बाद कौन सा साल आएगा, 1996। 4.5 में एक ऐड किया तो 5.5। 1996 के लिए एक्स की वैल्यू 5.5, 1997 के लिए एक्स की वैल्यू 6.5, 1998 के लिए एक्स की वैल्यू 7.5। तो हमें इन तीनों के लिए एक्स की वैल्यू मिल गई। तो वही किया है मैंने। 1996 के लिए एक्स की वैल्यू 5.5 पुट की, जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि ये 1000 में है। फिर हमें निकालना है y की वैल्यू 1997 के लिए, तो x की वैल्यू कितनी है उसके लिए 6.5। आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 1000। 1998 के लिए x की वैल्यू, बस इसमें x की वैल्यू पुट करना है, ये एज इट इज लिखते हैं अपन। और x की वैल्यू कितनी है 1998 के लिए 7.5। जो भी आंसर आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लो आपको 2000 के लिए पूछते तो y 2000 लिखते हम। सेम 43.8 प्लस 2000 के लिए x की वैल्यू कितनी है, 2000 के लिए x की वैल्यू है 9.5, तो फिर यहाँ पे आएगा 9.5। तो फिर जो भी आंसर आएगा वो y की वैल्यू रहेंगी 2000 के लिए, ईयर 2000 के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था क्वेश्चन। तो इसमें अलग क्या था, इसमें भी x की वैल्यू दी नहीं थी, बट इसमें n हमारा इवन था। पिछले वाले क्वेश्चन में n हमारा ऑड था। तो ऑड के लिए समझ में आ गया कैसे x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसमें जो मिडल वैल्यू रहती है उसको 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे 0 नहीं लिखते, यहाँ पे किससे स्टार्ट करते, 0.5 से। और 0.5 किसको लेना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन, अभी तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बस मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब इसमें भी एक्स की वैल्यूज नहीं दी है, ये तो मंथ्स दिए है ना, वैल्यूज थोड़ी है। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये तो हमारी वाई की वैल्यूज होंगी। लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है, ये रिग्रेशन वगैरह लिखाई है। और पहले क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो तो हम निकालते ही है सबसे पहले। फिर ट्रेंड वैल्यू, तो जैसे इस क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यू का कॉलम था, तो लास्ट में इस क्वेश्चन में भी ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बना लेना। ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालते हैं उस क्वेश्चन में बताया था। तो हर मंथ के लिए निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन तो किया नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर मंथ के लिए ट्रेंड वैल्यू निकाल लेना। जैसे उस क्वेश्चन में हमने हर ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू निकाली थी, 1980 के लिए भी निकाली थी, 1981, तो हर ईयर के लिए निकाली थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हर मंथ के लिए ट्रेंड वैल्यू निकाल लेना, प्रोसीजर सेम रहेंगे। फिर क्या निकालना है, प्रोजेक्ट द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो वही समझ जाना, वाई की वैल्यू निकालना है अगस्त 2024। तो देखो जूलियत तक वैल्यूज दिए, ये वाई की वैल्यू होती है ना। जनवरी के लिए ये रही वाई की वैल्यू, फेब में ये वाई की वैल्यू, मार्च ये वाई की वैल्यू। तो जुलाई तक वाई की वैल्यू दी है। तो अभी जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो अगस्त के लिए वाई की वैल्यू क्या होंगी वो हमें निकालना है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, प्रोजेक्ट द फोरकास्ट या डिमांड, कुछ भी समझ जाना, वाई की वैल्यू निकालना है। किसके लिए निकालना है वो देख लेना, किस मंथ के लिए निकालना है, अगस्त।
तो वही एन की वैल्यू कितनी है 7, क्योंकि 7 महीने दिए, 1 2 3 4 5 6 7, एन इक्वल टू 7 आएगा। फिर क्या क्या निकालना है लिख लिया। यन हमारा 7 है, कॉलम मंथ का कॉलम आएगा, सेल्स का कॉलम आएगा, डेविएशन है एक्स का कॉलम आएगा। तो आपको पता है एन इक्वल टू 7 मतलब ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू है तो कैसी प्रोसीजर, n/2, 7 है 3.5, तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेते फोर्थ, तो जो फोर्थ वैल्यू है उसको क्या लेंगे 0। 1 2 3 4, तो चौथे को हम लेंगे 0, क्योंकि ये ऑड वाला प्रॉब्लम है। ऑड में हम 0 से स्टार्ट करते, इवन में 0.5 से। तो ऑड वाला क्वेश्चन है तो 0, फिर हमें पता है नीचे 1 से इंक्रीज करते जाना, 0 के बाद 1 2 3, ऊपर नीचे पॉजिटिव में वैल्यूज थी, ऊपर निगेटिव में -1 -2 -3। उसके बाद पता है एक्स स्क्वेयर का कॉलम, एक्स वाई का कॉलम, ट्रेंड वैल्यू का भी कॉलम आएगा क्योंकि पूछा है। तो बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सब कुछ आपको पता ही है। तो ट्रेंड वैल्यू के लिए आपको एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ये तो आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आपको इक्वेशन मिल जाएगा। फिर ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है। फिर जैसे आप 1980 के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालोगे तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करना है। तो 1980 के लिए क्या थी -2, तो एक्स की जगह -2। तो वैसे ही जनवरी के लिए एक्स की वैल्यू क्या होंगी -3। फेब के लिए निकालोगे ट्रेंड वैल्यू तो एक्स की वैल्यू -2, मार्च के लिए एक्स की वैल्यू -1, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 1, जून के लिए, तो ये ट्रेंड वैल्यू का बता दिया। ये भी आपको पता है, जो भी आपका इक्वेशन रहेगा इसमें एक्स की वैल्यू डालना पड़ता है। तो एक्स की वैल्यू कौन सी रहेंगी, किस मंथ के लिए बोला है, अगस्त, तो हमें पता है जुलाई की वैल्यू कितनी है 3, तो अगस्त की वैल्यू कितनी रहेंगी, फिर सितंबर की 5, अक्टूबर की 6, क्योंकि एक से हम इंक्रीज करते जाते। तो जब इसके लिए निकालोगे तो तब आपको y की जो इक्वेशन आएंगे ऐसी, उसमें x की वैल्यू क्या डालना है 4। अगर सितंबर का पूछते तो x की वैल्यू 5 डालते। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो और मुझे बताना इसका आंसर क्या आया। तो इस प्रकार से आपको ये लीस्ट स्क्वेयर मेथड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखते हैं, एक्स की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। दी है तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल 4 कॉलम आएंगे। पांचवा कब आएगा, जब ट्रेंड वैल्यू उन्होंने पूछी है, ठीक है। अगर ट्रेंड वैल्यू नहीं पूछा है तो इसमें 4 ही कॉलम आएंगे, कब, जब एक्स वैल्यूज आर गिवन। फिर एक टाइप कौन सा था जिसमें एक्स वैल्यू गिवन नहीं रहती, तो उसमें कितने कॉलम आते हैं, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। और ट्रेंड वैल्यू पूछा है तो छठवा कॉलम आएगा। और फिर देखना इसमें एन की वैल्यू ऑड है कि इवन है। ऑड है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, और एन की वैल्यू अगर इवन है, इसमें भी एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एन की वैल्यू हमारी इवन है, तो स्टार्ट करना पड़ता है 0.5 से।
0 से नहीं, 0.5 से। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लिख लो आप। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। अब इसमें देखो एक्स और वाई डायरेक्ट दिया है। अब यहाँ पे देखो पहला रो इन्होंने वाई का दिया है। ज़्यादातर देखो मैंने बोला था पहला रो हमेशा ज़्यादातर एक्स का देते, बट इन्होंने पहले वाई का दिया, इसलिए उन्होंने खुद मेंशन किया है। और हमें पता है डिमांड क्या होती है, हमेशा वाई की वैल्यू। तो इन्होंने देखो ये जो वैल्यूज दी है वो वाई की वैल्यूज है, और इसके नीचे जो है वो एक्स की वैल्यूज है। यानी ये वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने पहला सॉल्व किया था ना, इसमें भी एक्स की वैल्यूज दी थी और वाई की वैल्यूज दी थी। सिर्फ चेंजेस क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू नीचे दी है, वाई की वैल्यू ऊपर दी है। ठीक है, तो कॉलम बनाते वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले y की वैल्यू दी है तो पहले y का कॉलम बनाना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप पहले x का बना लेना फिर y का बना लेना, यानी पहले ये वाला कॉलम बना लेना x का, देन ये y का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, बाकी फिर आएगा एक एक्स स्क्वेयर का कॉलम और एक एक्स वाई का कॉलम। निकालना क्या है, फिटर रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन वर्ड आया मतलब वही y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसलिए इसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। और फिर क्या निकालना है, एस्टिमेट द सेल्स ऑफ ट्रैक्टर फॉर डिमांड इंडेक्स 240, यानी 240 के लिए हमें सेल्स निकालनी है। एस्टिमेट सेल्स ऑफ मतलब मैंने बताया था ना क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो वाई निकालना है तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स, और एक्स की वैल्यू दी है हमें 240। यही वैल्यू हमारी एक्स की होंगी क्योंकि क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दी है। तो डायरेक्ट दी है मतलब ये कौन सी वैल्यू होंगी, एक्स की। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दी है तो ये वाली भी कौन सी होंगी, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू। हमेशा एक्स की वैल्यू दी रहती है, वाई की वैल्यू हम निकालते। तो इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लेना। कैसे निकालते, जो भी आपका y का इक्वेशन आएगा, मान लो एग्जांपल 3 प्लस 4x, तो y इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 240। जो भी आंसर आएगा उसको, ये थाउजेंड्स में है क्या, हाँ देखो डिमांड थाउजेंड्स में है, जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी ईयर दिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ईयर दिए मतलब एक्स की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो इसमें भी फिट सैंपल रिग्रेशन मतलब समझ जाना, वही रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। फिर फोरकास्ट द सेल्स फॉर 14 ईयर ऑफ ऑपरेशन, 14वें साल के लिए फोरकास्ट द सेल निकालना है, यानी वही वाई की वैल्यू कौन से साल के लिए, 14वें साल के लिए। तो y निकालना है तो x पता होनी चाहिए। अब ये तो वैल्यू x की नहीं है क्योंकि ईयर मतलब x नहीं होता, तो आप कैसे निकालते हो x, वो पता है। ठीक है, और ट्रेंड वैल्यू निकालना है तो ट्रेंड वैल्यू भी निकाल लेना।
उसका भी एक कॉलम आएगा। ठीक है, इसमें n कितना आएगा 13, क्योंकि 13 सालों का दिया है ना ऑपरेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो n इक्वल टू 13 आएगा। और n कैसा है हमारा ऑड, ऑड रहा तो कैसे करते वो सब मैंने बताया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और वीडियो अभी डालूंगा। वो वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहेगा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ठीक है, उस वीडियो में उसके प्रॉब्लम में आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद का जो वीडियो आएगा। इसमें कुछ डाउट होंगे तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।